हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पवनों के कार्य। इससे पहले हम नदियों के कार्य और हिमानी के कार्य देख चुके हैं। तो ये जो पवन के कार्य होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो होती है वो नाम मात्र होती है। सो वहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी बहुत कम होती है और वनस्पतियों के अभाव के कारण भी वहाँ जो मिट्टी के कण होते हैं वो बहुत ढीले ढाल हो जाते हैं, जिनका पवनों द्वारा बहुत आसानी से अपक्षय हो जाता है। तो पवनों में जो यहाँ पे अपक्षय होता है वो भौतिक अपक्षय यानी यांत्रिक अपक्षय होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ जो है पवनों द्वारा बनती हैं। तो इरोजनल में बनते हैं आपके वादगर्द, छत्रक शिला, भूस्तंभ, ज्यूजेन, यार्डंग, डाइकांटर, जालीदार शिला। सबसे पहले आइए जानते हैं वादगर्द क्या होता है। तो मरुस्थलीय भागों में पवनों के सतत प्रवाह के कारण, यानी जगह पवन अपने बहती रहती है तो मरुस्थलीय भागों में वो कुछ मिट्टी वहाँ से हटाती रहती है तो ये गड्ढे का निर्माण करती है, गर्त जिसे बोलते हैं, गर्त का निर्माण करती रहती है। तो इन्हीं गड्ढों को ही हम वातगर्त बोलते हैं। वात का हिंदी में अर्थ होता है वायु, तो वायु द्वारा किए गए गड्ढे जिन हम उनको बोलते हैं वातगर्त। तो ये किस लेवल तक कर सकते हैं, तो ये जो पवनों द्वारा जो गर्त किया जाता है वो वाटर लेवल तक किया जा सकता है। तो ये मान लीजिए गड्ढे पवनों द्वारा कुछ इस तरह हुए, तो ये यहाँ पे फिर जब ये वाटर लेवल तक गड्ढे कर देते हैं तो इसमें पानी भर जाने का यहाँ पे झीलों का निर्माण होता है। तो हमने देख लिया कि वातगर्त यानी ब्लो आउट क्या होता है। आइए अब देखते हैं छत्रक शिला क्या होता है। तो छत्रक शिला जब किसी मरुस्थलीय भाग में कठोर चट्टान के नीचे मुलायम संरचना वाली चट्टान, ये रही कठोर चट्टान के नीचे आपकी मुलायम संरचना वाली चट्टान, जो मुलायम संरचना वाली चट्टान हो, तो पवनों के अपरदन के कारण कठोर चट्टानों का जो है वो अपक्षय काफ़ी कम होता है और मुलायम चट्टान का अपक्षय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस तरह से जो स्थलाकृति बनती है वो देखने में आपको एक मशरूम जैसे लगती है, इसी कारण इसे मशरूम रॉक कहते हैं। यानी छत्रक शिला एक छतरीनुमा आकृति धारण कर लेती है, इसे ही हम मशरूम रॉक कहते हैं। सहारा में इस मशरूम रॉक को गाराब कहते हैं। अब देखते हैं भूस्तंभ क्या होता है। तो जब कठोर चट्टान के जब मुलायम संरचना वाली चट्टान ये है, इसके ऊपरी आवरण में जब कोई कठोर चट्टान हो, इसके ऊपरी आवरण में कोई कठोर चट्टान का आवरण हो, तो अपरदन द्वारा ये जो मुलायम संरचना वाली चट्टान है वो सुरक्षित रह जाती है, क्योंकि इसके ऊपर कठोर चट्टान है। तो उसके बाकी अगल बगल का जो क्षेत्र है वो मान लीजिए मुलायम संरचना वाली चट्टान है, तो अगल बगल के जो क्षेत्र है वो मुलायम संरचना वाली चट्टानें वहाँ से अपरदित हो जाती हैं, अपरदन हो जाता है उनका। तो ये जो है चट्टान आपको एक स्तंभ के रूप में दिखता है, जिसे हम भूस्तंभ या डिमॉइसल्स कहते हैं। अब आइए जानते हैं ज्यूजेन क्या होता है। जब कठोर चट्टानें और मुलायम चट्टानें क्रमशः एक दूसरे के बाद क्षैतिज रूप में मिलते हैं, जैसे ये कठोर चट्टान, ये रही आपकी कठोर चट्टान, ये मुलायम चट्टान, फिर ये कठोर चट्टान। जब कठोर और मुलायम चट्टानें क्रमशः क्षैतिज रूप में एक दूसरे के बाद मिलती रहती हैं, तो पवनों से जो इनका अपरदन होगा कठोर चट्टानों का कम होगा और मुलायम चट्टानों का ये अपरदन ज़्यादा करेंगी। तो इस तरह से जो स्थलाकृति बनती है ये दिखने में एक दवात यानी इंक पॉट जैसी लगती है, जिसे हम ज्यूजेन कहते हैं। और जब यही काफ़ी विस्तारित हो जाती है जब ये अपरदन, तो काफ़ी सकरे गर्त का ये निर्माण करती है। आइए अब देखते हैं यार्डंग क्या होता है।
तो हमने ये जो यार्डंग है वो जियोजेन के अपोजिट में होता है, जहाँ पे शैले हमें कठोर और मुलायम चट्टानें क्रमशः क्षैतिज रूप में मिल रही थी। अगर यही चट्टानें लंबवत रूप में मिलें और उनकी ये पवनों के प्रवाह की दिशा में लंबवत रूप से अगर हमें ये चट्टानें कठोर और मुलायम चट्टानें क्रमशः मिलती हैं, तो फिर वही बात कि यहाँ पे अपरदन जो होगा वो कठोर चट्टानों का कम और मुलायम चट्टानों का ज़्यादा होगा। तो ये कठोर चट्टानों का अपरदन कम और मुलायम चट्टानों का जो अपरदन है ये करती हैं, तो ये कुछ स्थलाकृति जो उनकी बनती है वो दिखने में एक नाली नुमा लगती है। तो आप देखेंगे कि कठोर चट्टानों का अपरदन कम और मुलायम चट्टानों का अपरदन ज़्यादा होने के कारण अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये चट्टानें जो हैं नालीनुमा आकृति की बन जाती हैं। इसे ही हम यार्डंग कहते हैं। आइए अब जानते हैं ड्राई कांटर क्या होता है। तो जब बालू के कण द्वारा पवनों में बालू के कण होते हैं तो वो चट्टानों का अपघर्षण कुछ इस प्रकार करें कि उनका जो तल तिकोना और चिकना हो जाए, तो उस आकृति को हम ड्राई कांटर कहते हैं। तिकोना जैसा कि आप ये देखिए, ये आपको जैसे कि ऊपर से दिखाया जा रहा हो, किसी चीज़ के पॉइंट के ऊपर से देखने में आपको ऐसा ये चिकना और तिकोने तल वाले रॉक को हम ड्राई कांटर कहते हैं। ये बालू के अपरदन द्वारा होता है। आइए अब जानते हैं जालीदार शिला क्या होता है, यानी सैंड लैटिस। तो कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी संरचना मिश्रित होती है, विभिन्नताओं वाली होती है, विभिन्न संरचनाओं वाली। तो उसमें जो वायु के अपरदन से उन शैलों में छोटे छोटे गड्ढे बनने लगते हैं, होल्स होने लगते हैं, और वो होल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये जो रॉक है पूरा जालीदार हो जाती है, जैसे एक झरोखे जैसा, जिसमें से पौने हैं इसमें से आर पार होकर गुजरने लगती हैं। तो इस तरह की जो संरचना होती है इसमें जालीदार शिला या सैंड लैटिस कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि डिपोजिशनल यानी निक्षेपात्मक कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो पहला है बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप उन जगहों पे बनता है जहाँ पे रेत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तटीय प्रदेशों में और भी किसी भी जगह जहाँ रेत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये निक्षेप होता है। तो पवन अपने साथ कुछ अवसाद बालू मिट्टी, ये जो बालू रेत जो लेके आती हैं, तो वो कुछ टीलों का निर्माण करती हैं। कहीं कहीं पे बालू के ये जो टीले होते हैं इन्हें ही हम बालू का स्तूप कहते हैं। अब बरखान जो है वो भी एक बालू के द्वारा बनाया गया एक टीला ही है, जिसकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार। इसकी जो आकृति होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। और ये जैसे रही, ये पवन प्रवाह की दिशा रही, तो ये ज़्यादा दूर तक ये जो रेत होती है वो निक्षेपित होती रहती है। इसलिए जो इसका ढाल होता है ये मंद होता है, और इधर का जो ढाल होता है वो काफ़ी तीव्र होता है। और ये जो है दो सिंग बन जाते हैं इसमें, इनकी आकृति में ये दो सिंग निकले हुए दिखते हैं। इसी जो शैल, ये जो निक्षेपित आकृति है, इसे ही हम बरखान कहते हैं। अब लोयस क्या होता है? तो लोयस जो है मरुस्थलीय भाग के बाहर पवनों द्वारा लाई गई रेत से, मतलब कोई मरुस्थलीय भूभाग के बाहर कोई जगह है, वहाँ पे पवनों द्वारा जो रेत लाई जाती है उनके निक्षेपण से एक समतल मैदान बन जाता है, उसे ही हम लोयस मिट्टी कहते हैं। तो इसमें जो है भले ये बनती है संस्तरों द्वारा, लेकिन फिर भी इनमें संस्तरण यानी लेयर्स का अभाव होता है। इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे चीन की लोयस मिट्टी विश्व की सबसे बड़ी लोयस है, और ये बनती है मंगोलिया द्वारा लाए गए रेत से।
और ये जब जल के मिलने के साथ ये काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। और चीन से हम जानते हैं कि हांगो नदी जो बहती है और ये इसको पीली नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लोयस है वो ऑक्सीकरण द्वारा इसका जो रंग हो जाता है वो पीला हो जाता है। आइए अब जानते हैं बालसन क्या होता है। तो ये पर्वत है, तो चारों ओर पर्वत से घिरे बेसिन को हम क्या कहते हैं, चारों ओर पर्वतों से घिरे बेसिन को हम बालसन कहते हैं। तो इस जो बेसिन में जल भी आता रहता है, नदियों द्वारा जल लाया जाता है, तो ये जलमग्न हो जाता है। तो फिर जब ये जल सूख जाता है तो नदी द्वारा लाए गए स्लिट और नमक से ये जो क्षेत्र है वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है और ये समतल हो जाता है। तो इतना जो क्षेत्र जो कि समतल हो गया नमक द्वारा और स्लिट द्वारा, इस क्षेत्र को हम प्लेया कहते हैं। और ये जो है ये अग्रभाग कहलाता है, किसका, पर्वतों का अग्रभाग कहलाता है ये। तो पर्वतों का अग्रभाग और प्लेया के बीच में ये जो है मंद ढाल वाला मैदान होता है। तो मंद ढाल वाले मैदान के जो निचले भाग को, मंद ढाल वाले मैदान के निचले भाग को जो कि प्लेया के किनारों से मिलता है, इसे हम बजादा कहते हैं। यानी देखा जाए तो ये आपका जलोढ़ पंख होते हैं। और पर्वतों के अग्रभाग से और बजादा के बीच में जो भाग होता है उसे पिडमेंट कहते हैं। और ये जो है ये सामान्य ढाल वाला अपर्दित शैल है। तो हमने देख लिया कि पवनी द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।